हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सी सैट के, जिसे कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसे जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है प्रीलिम्स का। ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें अगर आपने 27 क्वेश्चन बिना नेगेटिव मार्किंग के कर दिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। यानी कि आपको 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, जो 66 मार्क्स के इक्वल है। तो सी सैट भी काफ़ी ध्यादा ट्रिकी हो गया और ये एग्ज़ाम से एलिमिनेट करने का सबसे सीधा और सरल तरीका हो चुका है अपार्ट फ्रॉम जीएस। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने इस इनिशिएटिव में 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को कवर कराने की कोशिश की है, जिसमें 2014 से 19 तक हमने बहुत अच्छे तरीके से पेपर को कवर करा लिया है। और अभी ये 2020 का पेपर चल रहा है और ये है पार्ट 2। ओके, तो इस इनिशिएटिव के अंतर सी साइट के अंतर्गत हम कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को बहुत ही अच्छे से कवर करा रहे हैं। फ़िलहाल कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ही कवर करा रहे हैं और आप बाकी के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और जो मार्क्ड पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए और इनसे जुड़े कीवर्ड्स जो होते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में पैसेज 5 तक कवर कर लिया था कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को, और अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज और ये उसका फर्स्ट पैसेज को रीड करने से पहले, सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं हमेशा याद दिलाती हूँ, जिनमें से है पहला इंस्ट्रक्शन ये ध्यान में रखना है, जो कि यूपीएससी का है, कि आप जो सवालों के जो आंसर हैं दोगे वो केवल और केवल इसी वाले पैसेज पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, आप इससे बाहर नहीं सोचेंगे। एक्सेप्शनल है जो हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हुआ है, उसमें ये एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या पैसेज देखते हो तो उसका जवाब आप डायरेक्टली दे पाओगे। तो ये एक्सपीरियंस करके आया है पास्ट ईयर्स पेपर को सॉल्व करके, और मैंने 2-4 क्वेश्चंस आपको बिना पैसेज को पढ़े हुए भी सॉल्व करके बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि हम हमेशा पैसेज को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आखिर क्या कह रहा है और उसका क्या मतलब है। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। ठीक, तीसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि कुछ मैं कीवर्ड्स बताऊंगी जो एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे, ठीक, जिनके आधार पर चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है, सेलेक्ट किया जा सकता है। तो बस यही 3 चीज़ें हैं। ओके, तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन कहता है कि आपको इस पैसेज में जो दिया गया है उन बातों में से आपको पूर्व धारणा बताना है। पूर्व धारणा का क्या मतलब होता है? पूर्व धारणा का मतलब होता है इमेजिनेशन, अजम्पशन। यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, with reference to the above passage the following assumption have been made। तो आपको ये assumption मिलेगा, इसका मतलब है कि इमेजिन कीजिए। ठीक है, पैसेज के आधार पे, पैसेज में जो भी कहानी दी गई है उसके आधार पे आपको आगे का इमेजिनेशन करना है। ठीक है, चलिए तो हम पैसेज को पढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है क्या? नहीं, एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको वैलिड असम्पशन ढूंढना है। ठीक है, कल्पना करना है कि क्या हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे है कि आपके पास कुछ टूटे फूटे टुकड़े दिए गए हैं जिसके आप अलग अलग खिलौने बना सकते हो, उस तरीके का। तो पैसेज में कहता है कि निजी निवेश सामान्यतः चपल हैं। चपल का क्या मतलब होता है यहाँ पे? वॉलेटाइल होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल इज़ वॉलेटाइल। ठीक है, विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है क्योंकि इनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफ़ी अधिक है। तो जो निजी निवेश है, ठीक है, आपको क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो आपके वॉलेटाइल है, और जो विदेशी हैं वो निजी निवेश और भी उससे वॉलेटाइल है। ठीक, क्योंकि उनके पास उपलब्ध जो हैं वो ऑप्शन ज़्यादा हैं।
अर्थात समूचा संसार है पूरा, इसलिए ऑप्शन ज़्यादा है। इसलिए रोज़गार देने का दायित्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता। ओके, सांप्रदायिक एफडीआई अंतर्वाह सभी समय और सभी सेक्टरों तथा क्षेत्रों के संदर्भ में चपल होता है, यानी कि एफडीआई जो है हर सेक्टर्स में वॉलेटाइल होता है, जो उनके अधिकतम प्रतिफल की तलाश का आवश्यक परिणाम है। ठीक, अस्थिर रोजगार, आय एवं क्षेत्रीय असमानताओं का प्रबलन इसके दुष्परिणाम है, यानी कि ये वॉलेटाइल है तो यहाँ पे रोज़गार भी ज़्यादा होंगे लेकिन वो अस्थिर रोज़गार होंगे। ठीक है, असमानता को प्रबल बनाती है, ये उसके दुष्परिणाम है। विदेशी निवेश का एक संभावित सकारात्मक परिणाम क्या है एफडीआई का, कि नई प्रौद्योगिकी का अंतर्वहन और उसका अनुवर्ती विसरण। तथापि प्रौद्योगिकी विसरण एकदम सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि विसरण के लिए भारत में भौतिकी एवं मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। ओके, तो कहने का मतलब है पैसेज का कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वॉलेटाइल है, लेकिन जो एफडीआई है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि उनके पास ज़्यादा बड़ा स्कोप है। ठीक है, इसका भारत में क्या इम्पैक्ट है ये दिखाया गया है कि इससे रोज़गार तो उत्पन्न होंगे, लेकिन क्या होता है, अस्थिर रोज़गार है। ठीक है, असमानताओं में जो होता है इनइक्वालिटी बढ़ेगी, प्रबल होगी, तो ये इसका दुष्परिणाम है। और कुछ पॉजिटिव परिणाम क्या है कि नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आएंगी इंडिया में, लेकिन इंडिया अभी भौतिक और मानव पूंजी की वर्तमान स्थिति में अपर्याप्त साबित हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो दीर्घकाल के लिए तो ये चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है कि रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन इज़ नॉट एन इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी। तो हाँ, क्योंकि हमारे पास एक फिज़िकल ह्यूमन जो कैपिटल है वो अभी तैयार नहीं है, ठीक है, इस डिफ्यूज़न के लिए, तो ये हो सकता है। खैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट 2 कि ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निवेश जो है यानी एफडीआई जो है उसकी वॉलेटाइल है वो जो उसको कम कर सके। तो क्या हमें ऐसी पॉलिसीज़ आपको अपनाना चाहिए? नहीं, हम एफडीआई को कम नहीं कर सकते, ये अपॉर्चुनिटी की तरह हम इसको देख सकते हैं। तो 2 हमारा माइनस हो गया, तो ए और सी से ये चला गया, कट हो गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि पॉलिसी मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं और ये देखिए यहाँ पे मस्ट बी है, दैट मीन्स इट्स अ एक्सट्रीम वर्ड। ठीक, तो आप इसको इस आधार से भी कट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट कि घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। हाँ, अपनाई जानी चाहिए। यहाँ पे भी है कि पॉलिसी मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे कहोगे ये भी मस्ट भी है, तो क्या इसको कैंसिल किया जाना चाहिए? अब सेंस लगाओ ना कि सेंस क्या आ रहा है इसका, कि हमको स्ट्रेंथन करने के लिए डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है, तो आपको सेंस भी लगाना। ये नेगेटिव है और ये सही भी नहीं लग रहा था, इस वजह से हमने कट किया, और ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, इस आधार पर भी कट किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देना चाहिए। तो ये भी बात सही है। ठीक है, अब ये बात कैसे सही है? क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हैं पैसेज के आधार पे कि सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम हर चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, रोज़गार को दे पाएँ। ठीक है, तो इस आधार पे हमको सार्वजनिक निवेश करना चाहिए। सेकंड है आपका फिफ्थ जो कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये स्टेटमेंट कैसे सही है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए? अब आप कहोगे यार ये वाला वर्ड तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे इसको माने?
देखिए लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि जो एफडीआई आएगा, ठीक है, भारत में, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी आएगी, उसका प्रसार भी होगा, ठीक है, डिफ्यूज़न होगा, फैलाव होगा। लेकिन क्या है कि भारत के संदर्भ में ये बात कही गई है कि हम जो है फिज़िकली जो ह्यूमन कैपिटल है वो बनने को भी तैयार नहीं है, उसके लिए अपर्याप्त साबित होगा उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस हिसाब से शिक्षित नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमको एज्यूम करना था, इस आधार पे हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। देख रहे हो आप किस आधार पे क्या एजम्पशन निकल रहा है कि हम तैयार नहीं है, अपर्याप्त साबित हो रहा है। क्यों अपर्याप्त साबित हो रहा है? क्योंकि हमने अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं की है इस संदर्भ में, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको ग्रहण नहीं किया अच्छे से, इस हिसाब से। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सही है। सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन। तो हाँ, ये भी करेक्ट है। तो 2 हमारा माइनस होता है और ये बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सेकंड पैसेज है और हम पैसेज को पढ़ने से पहले उसका ऑप्शन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो पैसेज है उसमें जो निहित अर्थ है, यानी जो मीनिंग है, वो क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग होना चाहिए, ओके, और लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। मतलब कि इनमें थोड़ा सा आपको आसपास में लगेगा, और उस लॉजिकल जो होंगे स्टेटमेंट, उसमें भी सबसे जो मोस्ट बेस्ट जो लॉजिक होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो मीनिंग ढूंढना है, और मीनिंग किस तरीके का मीनिंग? जो प्रैक्टिकल मीनिंग हो, ठीक है, और उस प्रैक्टिकल मीनिंग में भी लॉजिक होना चाहिए, और उन लॉजिक्स में भी जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है आपको, ओके। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये पूछ क्या रहा है। यही बात यहाँ पे इंग्लिश में भी है कि इम्प्लीकेशन पूछा है, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट रैशनल होना चाहिए। यानी कि इनके जो आपस के ऑप्शन है वो बहुत करीब करीब है, तो इसमें से मोस्ट चुनना है। पैसेज कहता है कि प्रतिवर्ष जून से सितंबर के 4 महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रवाहों के अधिकतम विषम ऋतुनिष्ठ एवं स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है। यानी कि जो मानसूनी जो प्रवाह होते हैं उनके अवसरों को खोया जा चुका है, ठीक। चूँकि इन महीनों में ही अधिकांश वृष्टि होती है एवं परिणामतः स्वच्छ जल उपलब्ध होता है, यानी कि बहुत पानी की उपलब्धता वगैरह होती है मानसून में। जलाशयों में वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता और बाद में वर्ष भर उपयोग हेतु छोड़ना एक ऐसी अनिवार्यता है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, ठीक। जलवायु परिवर्तन मौसम की स्थितियों को सदा प्रभावित करता रहेगा और जल की अल्पता तथा इनके अधिपत्य को उत्पन्न करेगा। जहाँ लाखों लोग सूखे बाढ़ से पीड़ित होते हैं, वहीं देश की कई नदियों में पानी अप्रयुक्त बहता रहता है, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है। तो कहने का मतलब ये है पूरे पैसेज का कि जो जल है, ठीक है, वो मॉनसून के टाइम पे उसकी उपलब्धता ज़्यादा रहती है, ठीक है, और हम उसका वेस्टेज कर रहे हैं। जब मॉनसून होता है तो हम जो रिज़र्व होते हैं, रिज़र्व में पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका साल भर इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे सूखा होता है और कहीं पे बाढ़ की वजह से या अच्छे बहाव के कारण पानी का वो वेस्ट हो जाता है। तो ये बता रहा है पैसेज, यानी पानी मॉनसून उसका प्रभाव, ठीक है, उसके ना होने पे होने वाली जो वर्स्ट कंडीशन है वो, और उससे जो प्रभावित हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है उसके बारे में। मतलब ये मैं बस पर्सपेक्टिव दे रही हूँ। चलिए देखते हैं कि इस आधार पे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि नदियों के अंतर संबंध को प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो चलो ये ठीक है। इसका इंग्लिश का जो पैसेज है, सॉरी,
कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स शुड बी अंडरटेकन। ये सही कह रहा है कि हाँ इस आधार पे, क्योंकि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इन यहाँ पे लास्ट स्टेट यहाँ पे बताया गया है कि कहीं पे फ्लड है और कहीं पे वाटर जो है ऐसे ही फ्लो हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से ये उसका ऑप्शन बनाया जा सकता है। ओके। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों एवं नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। ये भी उसी पैसेज पे आधारित है, इस बात पे आधारित किया जा रहा है, ठीक है, कि अगर हम उनको इंटरलिंक कर देंगे, ठीक है, उनका नेटवर्क बढ़िया कर देंगे तो हम पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे ढंग से। चलो, तो ये दोनों भी ठीक लग रहे हैं। ओके, यही बात यहाँ पे इंग्लिश में कही जा रही है। अ नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, तो इसको यूटिलाइज करने के लिए ये करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट थर्ड कि जो कृषकों यानी कि जो किसान है को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। क्या ऋण से संबंधित कोई बात कही गई है पैसेज में? नहीं, बट देखते हैं आगे का क्या है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। और फिफ्थ में केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों में जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि क्या लोन लेने से रिलेटेड कोई बात कही गई है पैसेज में? नहीं। क्या कानूनी रूप से नियंत्रित करने का बात कही गया है पैसेज में? नहीं। गवर्नमेंट का रोल कुछ बताया गया है डायरेक्टली कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? तो नहीं। तो ये हमारे पैसेजेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि और आप ये देख लोगे ना कि हाँ ये कानूनी रूप से कानून की बात नहीं कही है, केंद्र सरकार की बात नहीं की गई है, तो फिफ्थ हमारा कैंसिल होता है और फोर्थ जहाँ कैंसिल है वहाँ भी हो जाता है। तो फिफ्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और फोर्थ यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ए। और यहाँ पे भी है इंग्लिश में लिखी हुई कि फार्मर्स शुड बी प्रोवाइडेड ईजी लोन्स फॉर डिगिंग बोरवेल। ईजी लोन नहीं, लोन की बात नहीं की गई है पैसेज में। यूजेस ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ। नो, ये बात नहीं लिखी गई है कहीं पे भी पैसेज में। और फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर अमंग रिजीम्स शुड बी रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कहीं पर भी यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ जहाँ पे है और फोर्थ जहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट पैसेज है पैसेज थर्ड, ठीक है, और हम उसके पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि पूर्व धारणा क्या है? पूर्व धारणा का मतलब एज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही बात लिखी हुई है कि एजम्पशन करना है, ठीक है, इमेजिन करना है। तो चलिए इमेजिन करते हैं पैसेज के आधार पे कि पैसेज क्या कहता है। पैसेज कहता है जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। ओके, इस प्रत्यक्ष कारण की वजह से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही शिक्षा से प्राप्त होने वाला लाभ भी बढ़ सकता है। निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक बढ़ते स्तर से प्राप्त बढ़ती हुई आय के अधिकांश लाभ भाग को अपने पास रखने की अनुमति होती है, तब शिक्षा में निवेश एक अच्छी सूझबूझ की बात होती है। ओके, मतलब कि अगर निम्न कर दर होंगे तो शिक्षा में निवेश अच्छी सूझबूझ की तरह बात होती हुई दिखाई देगी। दूसरी ओर जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर और ऊंची दरों पर कर लगाने का निर्णय लेती है, तब स्वयं को अधिक शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं लगती। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ लिख करके अच्छे दर के शिक्षक मतलब शिक्षित हो जाओगे और उन पर आगे चल के वो जो भी काम करेंगे, ठीक, उन उन पर
टैक्सेस लगेंगे, तो ज़्यादा टैक्स लगेंगे, तो इस हिसाब से ये अच्छा निवेश नहीं समझा जा सकता। यही प्रोत्साहन उन अभिभावकों पर भी लागू होता है जिन्हें ये निर्णय लेने हैं कि वे अपने बच्चों को शिक्षा पर निवेश करें या नहीं। तो कहने का मतलब है पूरे पैसेज का, ये एजुकेशन से रिलेटेड पैसेज है जिसमें इसके लाभ और हानि के बारे में बताया गया है। लाभ के आधार पे ये बताया गया है कि अगर हम इसको इकोनॉमिक लिबर्टी दे दें, आर्थिक स्वतंत्रता दे दें, ठीक है, कि आप शिक्षा में निवेश करें आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर, उसमें अगर वृद्धि होती है तो क्या होगा, उसमें वो अधिक लाभ कमाने के लिए और निवेश करेंगे लोग, और अगर गवर्नमेंट उनके करों को कम कर देगी तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करेंगे। समझदारी का सूझबूझ लगेगा लोगों को इसमें निवेश करने में। बट अदर हैंड सरकार क्या करेगी कि जो इनसे निकलेंगे शिक्षित लोग, ठीक है, वो ऊँचे दरों पर उनको रखा जाएगा, है ऊँचा आय पे किया जाएगा और उनसे अच्छा खासा वो टैक्स भी लेंगे। तो इस हिसाब से लोगों को खुद पर शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च करने में, और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा निवेश करने में कि निवेश सही है या नहीं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद रूप से उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणित हो जाती है। तो ऐसा है कि निरपवाद है, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि बिना किसी प्रॉब्लम के ही आप इस चीज़ को लागू कर दोगे निवेश में। यही बात जो है इंग्लिश में लिखी गई है कि जो लोअर टैक्स रेट है इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। तो नहीं, नहीं है, कैंसिल हो गया। अब एक कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। सेकंड है कि बच्चों की शिक्षा में निवेश इनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो ऐसा है क्या कि आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको लास्ट लाइन में लिखा मिल रहा होगा कि अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या नहीं करें, ठीक है। अगर ये बात क्यों लिखी गई है, अगर ये पूरी तरीके से सत्य होती तो करना ही चाहिए था, फिर करें या नहीं करने वाली तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुनिश्चित स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही सोच रहे अभी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे प्रॉब्लम हो रही है खुद अपने ऊपर हायर एजुकेशन में लगाना, क्योंकि वो कल को होकर के और हाई टैक्स देंगे, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है और सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है सी में, कि आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। तो हाँ, ये बात सही है। कैसे होता है सकारात्मक प्रभाव? आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन कि शिक्षा में निवेश करना एक अच्छी सूझबूझ की बात हो सकती है, ठीक है। लोग अगर लो टैक्स होगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और उनसे आपको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम पैसेज के आधार पे चल रहे हैं कि ये लाइन कहाँ मेंशन है, और इस आधार पे ये जो है थर्ड सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो गलत हो गया था कि इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम, नहीं। और थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा था कि इकोनॉमिक फ्रीडम हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल, हाँ, तो ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन पीपल थैंक्स टू लो tax rate are allowed to retain most of higher income that they gain from each incremental level of education, ठीक है। it makes immediate sense to invest in education, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ये आपको प्रूफ करता है कि थर्ड जो है स्टेटमेंट वो सही है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पैसेज, ओके। और इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि संदेश क्या है, यानी कि संदेश की आप आगे के लिए क्या बताना चाह रहे हो। संदेश हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव, कभी भी किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है।
इसमें भी जो आपको सबसे निर्णायक, सबसे अच्छा वैलिड होगा, ठीक, वो कौन सा संदेश हो सकता है? नेवर नेगेटिव। और इसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट लॉजिकल क्या होगा, मोस्ट रैशनल क्या होगा? ठीक है, संदेश है तो इसका मतलब आपका किसी भी हाल में जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए आंसर। ओके, यहाँ पे भी कि मैसेज क्या दे रहा है, पैसेज क्रूशियल मैसेज क्या है, और उसमें मोस्ट लॉजिकल कौन सा है? ठीक है, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं पहले। जब तक वित्तीय तंत्र स्थापित ना हो जाए तब तक हमारे शहरी निकाय संभवतः हमारे शहरों में जलापूर्ति की धारणीय व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि जब तक पैसे का अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए, पैसे नहीं मिल जाए, तो शहरों में जो जलापूर्ति है वो उसकी जो सिस्टम है वो नहीं ठीक की जा सकती। जलापूर्ति के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों से जल संचित करने, उसे पीने योग्य बनाने की अभिक्रिया तथा उपभोक्ताओं तक उसकी पूर्ति कराने के लिए पाइपों के जल वितरण नेटवर्क बिछाने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। तो जल को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वाटर सप्लाई जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, पाइप में उनका जो पूरा संचालन तंत्र है, जो सिस्टम बिठाना है, ठीक है, उनको रिफ़ाइन करना है वाटर को, इन सब में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसमें मल प्रबंधन, अधः संचालन एवं मल जल अभिक्रिया संयंत्र में भी निवेश की आवश्यकता है। यानी कि रिफ़ाइन करने में जो आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होंगे उसकी भी ज़रूरत है, जिससे मल प्रलान अवशिष्ट जल को इन संयंत्रों तक ले जाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि असंसाधित मल जल प्राकृतिक जल निकायों में बिल्कुल ही नहीं छोड़े जाएंगे। कहने का मतलब है जो सीवरेज वाला वाटर होता है, गंदा वाटर होता है, उसको हम जो प्राकृतिक जल है यानी कि जो नदी है, जैसे अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, अपन दिल्ली में हैं, तो यहाँ पे जो यमुना है वो इतनी गंदी क्यों हो चुकी है? आप बहुत जगह गंगा के लिए भी ये सुनोगे कि क्योंकि वहाँ पे सीवरेज का पानी उसमें डाल देते हैं। ठीक है, हर तरीके का जो गंदा पानी है वहाँ पे जाता है, फैक्ट्री के गंदे पानी वहाँ पे जाते हैं, तो इस वजह से तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंदे पानी को प्राकृतिक जल में नहीं छोड़ा जाए। यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते हैं कि वो पूरी लागत को वहन कर सकते तो जल की निःशुल्क पूर्ति की जा सकती। ये ऐसा नहीं है। नहीं, शहरों के पास इतना पैसा होता तो ये इन्वेस्ट कर लेते अपने इसमें, पर ऐसा है नहीं। तो चलिए इस आधार पर हम देखते हैं कि क्या है पैसेज, क्या कहता है ये तो समझ लिए, अब ऑप्शन के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैसे की कमी यहाँ दिख रही है आपको। ओके, यहाँ पे तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है। नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहता है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूज़र चार्जेस। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ आर नॉट efficient enough to meet the water requirements of our city, not efficient। तो ये हो जाता है कैंसिल। ओके, नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट सी कि हमारे शहरों में जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता। समाधान नहीं, तो ये फिर अगेन नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटी इज़ अ perennial problem that cannot be solved। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि शहरों में जनसंख्या का एक अधिकतम आकार निर्धारित कर शहरों की जनसंख्या को सीमित किया जा सके। तो जनसंख्या रिलेटेड कोई भी बात पैसेज में की ही नहीं गई है, तो इस आधार पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे भी इन अ व्यू ऑफ वाटर क्राइसिस इन आवर सिटी देयर इज़ an urgent need to limit the population of city by adopting an upper limit of population size। population से related कोई भी बात नहीं कही गई है, इसलिए ये जो है कैंसिल हो जाता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए। ओके,
और अब इसी की पैसेज के आधार पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें पूर्व धारणा यानी कि एजम्पशन क्या हो सकते हैं, कल्पना क्या हो सकती है, वो देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि केवल धनी शहर ही जल की धारणीय आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। नहीं, केवल धनी शहर नहीं, कोई और भी इन्वेस्टमेंट अगर करेगा, वो शहर अगर धनी नहीं है तब भी ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये एक एक्सट्रीम वर्ड है इस हिसाब से भी। सेकेंड है कि शहरों में जल की धारणीय आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से अधिक है। तो हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ जलाशय को भरना नहीं है, कहीं सिर्फ जल की आपूर्ति ही नहीं करना है, उसमें बहुत सारे काम किए गए हैं कि सीवरेज को कैसे ये करें, रिफ़ाइन कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम है कि रिच सिटीज़ ओनली कैन इंश्योर सस्टेनेबल डाइवर्स डिलीवरी ऑफ वाटर ओनली, नहीं, कैंसिल। यहाँ पे आपका assumption ये है। और सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटी मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग वाटर टू हाउस होल्ड। तो हमारे इस आधार पे आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये है हमारा पैसेज नंबर 5, और ये इससे आधारित है क्वेश्चन की पूर्व धारणा के क्वेश्चन। इसके तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। क्या कल्पना कीजिए जो दिया गया पैसेज में उसके आधार पे। ओके, एजम्पशन है ये, और वैलिड एजम्पशन क्या हो सकता है। ओके, एजम्पशन की बात की गई है, यानी कि इमेजिन करना है आपको, और सबसे ज़्यादा वैलिड इमेजिनेशन क्या हो सकता है वो देखना है। तो यहाँ पैसेज में कहा जा रहा है कि भारत में अभी भी लगभग 50% कामगार कृषि में विनियोजित है। ठीक है, लगभग 85% खेत छोटे और सीमांत क्षेत्र हैं। चीन और वियतनाम की तुलना में जहाँ तेज़ गति से संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन हुए हैं, भारत की कहानी धीमी परिवर्तन की है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि भारत में गरीबी ह्रास चीन और वियतनाम की तुलना में 1988 से लेकर के 2014 के बीच बहुत धीमी थी। मतलब कि यानी कि इस टाइम पे गरीबी से लोग बहुत स्लोली बाहर आ रहे थे। भारत का गरीबी ह्रास 1988 से 2005 के बीच धीमी था, परंतु 2005 से 12 के दौरान यह नाटकीय गति से बढ़ा। ओके, तो ये इस टाइम पीरियड में ये बढ़ा भी था, पूर्व के काल की तुलना में 3 गुना तेज़ी से। इस काल में भारत ने क्या किया, तो इस हिसाब से जब गरीबी के ह्रास हो रहा था, मतलब गरीबी गिर रही थी, तो भारत ने क्या किया। शोध में पता चलता है कि सापेक्ष कीमतों का दृश्य लेख बढ़ती वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन हुए थे। ठीक है, कि जब कीमतें बाहर के बाज़ारों में बढ़ रही थी, तो कृषि के जो उत्पाद हैं उनमें भी परिवर्तन आ रहे थे, उनके मूल्यों में भी परिवर्तन आ रहे थे, 50% से भी अधिक। इससे कृषि में निजी निवेश जो है, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो 50% से अधिक बढ़ा। परिणाम स्वरूप कृषि जीडीपी की वृद्धि ने 2002 से 7 के 2.4% के मुकाबले 2007 से 12 में 4.1% के स्तर को छुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई। कृषि व्यापार के निवल अधिशेष ने, यानी कि नेट जो सरप्लस है, 2013 से 14 में 25 बिलियन के स्तर को छुआ। वास्तविक कृषि मजदूरी 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी। इस सबके कारण गरीबी में अभूतपूर्व गिरावट आई। ओके, तो कुल मिला के इस पैसेज का सार ये है कि भारत में जो है अभी भी जो है बहुत सारे, यानी 50% जो कामगार हैं, जो लोग हैं, वो कृषि जैसे इस क्षेत्र में अपना लगे हुए हैं, काम करते हैं, और 85% जो हिस्सा है वो छोटे छोटे जो खेत हैं उनके हैं। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भी 1988 से 2014 के बीच जो गरीबी में गिरावट आई है, वो एक धीमी स्तर की रही है। उसके बजाबता चीन और वियतनाम में ज़्यादा अच्छे से उस टाइम पे गरीबी का उन्मूलन हो रहा था। तो खैर, बढ़ा है क्षेत्र, और इसके कारण जो है गरीबी में अभूतपूर्व गिरावट आई है। ये है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि जब कृषि जो मूलतः छोटे और सीमांत हों, तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है।
असंभव है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ये असंभव नहीं है। इसके बाद भी धीमी गति से परिवर्तन हुए हैं, लेकिन हुए हैं। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा एक ये भी कैंसिल हो गया। इंग्लिश में है कि स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इम्पॉसिबल व्हेन फार्म्स आर मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल, तो नहीं। ठीक, तो ये सॉरी। दूसरा स्टेटमेंट है कि अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित करती है। हाँ, तो सही बात है। तीसरा है कि भारत के लिए उच्च मूल्य के लिए कृषि उत्पादों जैसे कि पशुधन और बागवानी के लिए जो वैल्यू चेन है उसको बनाने की आवश्यकता है, तो हाँ ये भी ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक है। उच्च वैश्विक कीमतें, परिवर्तन होना कृषि में जो है वैश्विक स्तर का, वो ठीक है। यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ मिलेगा कि वैश्विक कीमतों में परिवर्तन जो है वो कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित हुआ है। ठीक, 50% से भी अधिक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा हाई। ठीक, तो वैसे भी सही नहीं होगा, और यहाँ पे स्टेट में अगर हम ऑप्शन वाइज जाएंगे तो हम 2 ही आंसर को सही कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो 2 और 3 है वो हमारा सही आंसर होता है। यही बात यहाँ इंग्लिश के पैसेज में भी है कि अ गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। हाँ सही है। इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन फॉर हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर, ये भी सही है। और हमारा फोर्थ स्टेटमेंट गलत है कि हायर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आर एसेंशियली फॉर इंडियाज़ पॉवर्टी रिडक्शन, सॉरी। तो ये हमारा गलत है, तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा सही 2 और 3, यानी सी आंसर। इस पैसेज पर आधारित एक और क्वेश्चन है कि आपको संदेश यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करना है, मतलब आपको संदेश लिखा हुआ है, इसका मतलब है बस कि आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए ये। अब देखते हैं कि क्या है पैसेज में। पहला है कि निकट भविष्य में भारत की गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषितर ग्रामीण रोजगार सृजित करना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कृषि में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक, खैर हम आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको देखना है कि मोस्ट सर्वोत्तम कौन सा है। तो भारत को बढ़ते पैमाने पर कृषि उत्पादन कंपनियां सृजित करनी चाहिए। ओके। सी है कि कृषि में लोक निवेश की तुलना में निजी निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा। और फोर्थ है कि निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास का मुख्य समाधान है। तो ये हमारा सही है, समावेशी विकास की बात कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में विकास की बात कर रहा है, गरीबी को कम करने के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारे पैसेज का संदेश है मूलतः। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। यही इंग्लिश में भी है पैसेज कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज। ठीक है, मैसेज यानी नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पे है ए ऑप्शन की, इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर। नहीं, ये सही नहीं है। सेकेंड है कि इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्म प्रोड्यूस कंपनीज। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये भी नहीं है। ये बातें कही गई हैं, बट मतलब इनका सार निकल रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन ये हर चीज़ को समावेशित नहीं कर रही है। डी हमारा जो है कि इंक्लूसिव एग्रीकल्चर, देख रहे हो, ग्रोथ इज़ की टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर। पॉवर्टी रिड्यूस करने के बारे में, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारा हो गया है ज़्यादा वैलिड और बेस्ट जो रिफ्लेक्ट है आंसर को करता, वो डी है आंसर। ठीक है, तो खैर मैं हिंदी वाले पैसेज के इसको हाईलाइट करी हूँ, मार्क करी हूँ, और इंग्लिश वाले में कहीं कहीं पे भी मार्क कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं हिंदी के पैसेज को जब पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, इस वजह से उसको मार्क करना पड़ता है। बट आंसर निकालते वक्त हमें कुछ ही चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आती हैं, इसलिए सिर्फ मैं वही हाईलाइट कर देती हूँ इंग्लिश वाले पैसेजेस में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और ये रहा हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में 2020 के सारे पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को। तो थैंक यू सो मच।